कैसे पता करें कि क्लिनिक अच्छा है, क्योंकि अगर हम क्लिनिक में जाएंगे तो सभी उस क्लिनिक को अच्छा बताएंगे, राइट। एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मेडिसिन क्या जिंदगी भर लेनी होगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जल्दी मैं Q&A के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने एक पोस्ट किया था और काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आज कवर करूंगा, जितने हो सके इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगली वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो मनीष का रिजल्ट, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि अभी की क्या कंडीशन है, तो अगली वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। चलिए अब शुरुआत करते हैं Q&A की। तो पहला क्वेश्चन आया है अमान अहमद की तरफ से कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मिनिमम कॉस्ट फॉर 2700 ग्राफ्स। 2700 ग्राफ के लिए क्या कॉस्ट लगेगा। तो इसमें एक मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता कि कितना कॉस्ट लगेगा 2700 ग्राफ के लिए, क्योंकि ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करते हैं रेट्स कि पर ग्राफ कौन सा क्लिनिक क्या कॉस्ट ले रहा है। लेकिन ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। कई क्लिनिक 20 रुपए पर ग्राफ से, जो एक बेसिक जो कॉस्ट है वो 20 से 40 रुपए के बीच में होती है एक ट्रांसप्लांट पर ग्राफ जो कॉस्ट बैठती है। लेकिन हाँ, कई क्लिनिक बहुत ज्यादा भी चार्ज करते हैं और कई बहुत कम भी चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करता है, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है कि 2700 ग्राफ के लिए कितना कॉस्ट आपका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सागर जी का कि मिनिमम ग्राफ्स अ पर्सन कुड यूज इन अ ट्रांसप्लांट। तो मैं बता दूं आपको कि आप कितने भी ग्राफ्स लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, हर क्लिनिक की एक मिनिमम कॉस्ट रहती है। कि मान लीजिए अगर किसी क्लिनिक की एक मिनिमम कॉस्ट है 30,000 रुपीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 50 ग्राफ्स या 100 ग्राफ्स ही लगा रहा है अगर कोई, तो उसका उस अकॉर्डिंग कॉस्ट बैठेगा। मिनिमम कॉस्ट 30,000 है तो वो पूरा आपको पे करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने मिनिमम हो सकते हैं, वो पर्सन की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। कई लोग 100-150 ग्राफ भी लगाते हैं, और मान लीजिए जिनका फील्ड थोड़ा ऐसा है कि हाँ, उनके लिए बाल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कोई मॉडलिंग फील्ड से है, एक्टिंग फील्ड से है, किसी भी फील्ड से है, तो वहाँ पर 100-150 ग्राफ भी लगवाते हैं जब उनकी हेयरलाइन डिसीड होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम ग्राफ्स कितने लग सकते हैं। सो मिनिमम ग्राफ्स कितने भी कम ग्राफ लग सकते हैं, आपके 20 भी लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं, 1000 भी लग सकते हैं। ऐसा कोई मिनिमम एक पर्टिकुलर है नहीं कि आपके इतने मिनिमम ग्राफ्स लगेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम सलमान का कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग मिनॉक्सिडिल लॉट्स ऑफ हेयर फॉल इज हैपन, इज इट नॉर्मल और व्हाट। सो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये टोटली पूरी तरह से नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो आप शेडिंग फेज की तरफ बढ़ चुके हैं। जब आप मिनॉक्सिडिल, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे क्लॉट्स रिमूव होते हैं, आप उसी दिन से मान सकते हैं कि शेडिंग फेज स्टार्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है हर केसेस में, लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं मिनॉक्सिडिल यूज करते हुए आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, जब क्लॉट्स रिमूव हो जाते हैं, तो वो शेडिंग फेज है। तो उससे बिल्कुल भी घबराइए मत, वो शेडिंग फेज है, वो बाल जाएंगे लेकिन वो दोबारा जरूर आएंगे। तो वो शेडिंग फेज का ही पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इमरान जाफरी का, शायद इन्होंने मुझसे इंस्टा में भी क्वेश्चन पूछा है, या हो सकता है वो कोई और पेशेंट हो, कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन फ्यू डेज अराउंड 20 to 25 डेज लाइक पैचेस से दिख रहे हैं कि कहीं पर बाल पूरे गायब हो चुके हैं और कहीं पर है, तो वो भी शेडिंग फेज ही है। शेडिंग फेज जरूरी नहीं कि आपके एक जगह से, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट में ही कि हाँ बराबर शेडिंग फेज में बाल जाएंगे, कहीं के बाल पूरे जा सकते हैं, तो वो भी शेडिंग फेज में ही आता है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर ड्यूरेशन सिर्फ 2 से 3 महीना हुआ है, टेंशन लेने वाली बात तब थी अगर हाँ 4 से 6 महीने बाद इस तरह की चीज अगर आपके साथ होती। तो जस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर ये हो रहा है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो भी शेडिंग फेज है। हाँ, किसी जगह से पूरे बाल चले जाते हैं शेडिंग में और किसी जगह में रहते हैं, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है संदीप जी का, जो हमेशा पर्टिकुलर एरिया के बाल झड़ते रहते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा या रुक जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का है और बहुत सारे व्यूअर्स का है हमारे, कि बाल झड़ना रुक जाएगा। तो इसका मैं बहुत बार आंसर दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसा नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा बाल झड़ना रुक जाए। बाल झड़ना हमारा कम हो सकता है, लेकिन हमारा कभी नहीं रुकेगा, चाहे आप ट्रांसप्लांटेशन करवाएं या ना करवाएं। ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद भी हेयर फॉल होगा, और हेयर फॉल होना काफी नॉर्मल है। हेयर फॉल होगा तभी नए हेयर की ग्रोथ होगी। और एक और चीज बता दूं मैं, हाँ, एक एबनॉर्मल हेयर फॉल नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो रहा है, नए हेयर्स नहीं उग रहे हैं, तो आप बॉल्डनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी हेयर फॉल होना इज वेरी कॉमन। इवन मैं बताऊं, मेरा अभी भी हेयर फॉल होता है, राइट, लेकिन मेरे नए बाल भी आ रहे हैं, तो मेरे को घबराने की ऐसी कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है शुभम आरिश का, लोकेशन एंड टोटल प्राइस। तो लोकेशन थी दिल्ली, मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया है दिल्ली से। मेरा जो टोटल कॉस्टिंग बैठी वो बैठी थी 35,000। अगला क्वेश्चन है शौर्य शर्मा, हेयर ट्रांसप्लांट के 3-4 महीने बाद आपने नॉर्मल हेयर्स पर कौन सा ऑयल लगा सकते हैं जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलता रहे। एक चीज बोल दूं मैं आपको कि ऑयल से ज्यादा न्यूट्रिशन जो हमारे बालों को मिलेगा वो मिलेगा हमारी डाइट से, राइट। डाइट से ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमको।
हो, बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर हमें न्यूट्रिशन जहाँ भी प्रोवाइड हो रहा है वो डाइट से मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम ये ऑयल यूज़ करें या ये ऑयल यूज़ करें उससे बालों को कुछ खासा न्यूट्रिशन मिलेगा आपके बालों को आपकी डाइट से। अगला क्वेश्चन है रिजान का, भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर फुली हेड शेप हम कराएं तो क्या उसके बाद जो बालों की ग्रोथ होगी ट्रांसप्लांटेड हेयर और जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी ग्रोथ सेम होगी या पहले ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ थोड़ी कम होगी और एग्जिस्टिंग हेयर की ज़्यादा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के लगभग 6 से 7 महीने बाद आप हेड शेव करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर लेट उगेंगे या आपके एग्जिस्टिंग हेयर थोड़ा जल्दी उगेंगे, दोनों की ग्रोथ साथ साथ होगी। और जैसे नेचुरल हेयर्स की ग्रोथ होती है, ये भी नेचुरली हेयर्स है लेकिन जैसे पहले ग्रोथ होती थी वैसे ही ग्रोथ होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मेडिसिन क्या जिंदगी भर लेनी होगी, और इवन कई होते हैं, चलो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं वीडियो में कि बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मेडिसिन ले रहा है, फिनेक्स अभी तक ले रहा है, ये वो। सो तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू रखता हूँ अपना आप लोगों के सामने कि मैंने अब तक एक भी मेडिसिन नहीं ली। 10 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांटेशन को और अभी तक मैंने एक भी मेडिसिन ली नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि अगर मुझे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं नहीं लूंगा, मैं डेफिनेटली लूंगा जब मुझे लगेगा मेरे को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं ली। लेकिन हाँ, डॉक्टर आपको प्रीफर करेंगे लगभग 6 से 7 महीने मेडिसिन लेने के लिए, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग लीजिए। मैं तो यही बोलूंगा आप लोग लीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिसिन आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। अराउंड 4 to 6 मंथ्स आप मेडिसिन लीजिए या ज्यादा से ज्यादा 7 महीने। और मिनॉक्सिडिल में भी यही है कि मैं मिनॉक्सिडिल बिल्कुल बंद कर चुका हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लगभग 6 महीने मैंने मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू बेस पे यूज करा, 5 से 6 महीने। उसके बाद मैं धीरे धीरे छोड़ता गया और 7 महीने बाद मैंने मिनॉक्सिडिल पूरी तरीके से बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है मुशर्रफ हुसैन का, हेलो सौरभ भाई कैसे हो, कांग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। तो मुशर्रफ भाई थैंक यू सो मच। इन्होंने ये पूछा है कि कैसे पता करें कि क्लिनिक अच्छा है, क्योंकि अगर हम क्लिनिक में जाएंगे तो सभी उस क्लिनिक को अच्छा बताएंगे, राइट? हाँ, ये तो होता ही है कि सभी अपने क्लिनिक को प्रमोट करते हैं, अच्छा बताते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी क्लिनिक को खराब नहीं बोलता और मैं किसी क्लिनिक को बहुत अच्छा भी नहीं बोलता, मैं उसी क्लिनिक को अच्छा बोलता हूँ जहाँ के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप किसी क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए एक एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, डॉक्टर्स क्लिनिक में है कि नहीं। सबसे पहले ये देखिए आप कि अगर वहाँ सर्जरी हो रही है तो आप ये भी नोटिस करना कि डॉक्टर्स है मौजूद, सर्जरी में है मौजूद, पता चल जाता है। तो अगर डॉक्टर्स मौजूद है क्लिनिक में, एनवायरनमेंट अच्छा है, और प्रीवियस रिजल्ट देखिए कि क्लिनिक ने आज से पहले जो ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किए हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, पेशेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं, तो ये चीजें देखिए। उसके बाद अगर ये चीजें सारी ओके हैं तो आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी भी क्लिनिक से करवाना चाहें तो। अगला क्वेश्चन है पबजी किंग नाम से कि बंदे के डोनर में टोटल कितने बाल होते हैं। तो एक अप्रोक्स जो डोनर एरिया में जो हमारे ग्राफ्स होते हैं वो होते हैं लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम लेके चले तो 10 से 12 हज़ार के बीच में आप ग्राफ लेके चलिए कितने डोनर एरिया में होते हैं। लेकिन हाँ, वो सारे हमारे यूज नहीं हो सकते क्योंकि डोनर एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा। वो भी हेल्थी डोनर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं अप्रोक्स लेके चलूँ तो लगभग 4.5 से 5.5 या मैक्सिमम 6,000 ग्राफ तक आप एक डोनर एरिया से ले सकते हैं। वो भी उस केस में कि अगर आपका डोनर एरिया बहुत हेल्दी है, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि आपके डोनर एरिया में लगभग जो नंबर ऑफ ग्राफ्स है टोटल वो लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में अगर है। वैसे अगेन तो कौन ही पाएगा, लेकिन देख के पता चल जाएगा कि हेल्दी है डोनर एरिया काफ़ी। तो ये चीज़ें होती है, लगभग 10 से 12 ग्राफ एवरेज हम ले सकते हैं, इतने होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही यूज़ कर सकते हैं, पूरा खाली नहीं कर सकते, ताकि बाद में वो चीज़ ऑड ना लगे। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्लिनिक पे कि क्लिनिक के डॉक्टर्स की स्किल कैसी है, वो डोनर एरिया से किस तरह से ग्राफ का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वरना कहीं जगह ऐसा होता है कि एक तरह से ओवर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं और ग्राफ्स हो जाते हैं वेस्ट और जगह हो जाती है खाली, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने ग्राफ्स होते हैं लगभग और इतने यूज़ हो सकते हैं जितना मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट ऑफ दलाल नाम से, भाई मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ जून में, और इन्होंने दिल्ली के हेयरमेट क्लिनिक में जहाँ से मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वहाँ विजिट किया इन्होंने, और ये पूछते हैं कि मैं उन डॉक्टर से मिला जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांटेशन करा था। सो ये थोड़े कंफ्यूज है कि मैंने पुणे से कराया था या दिल्ली से। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के हेयरमेट क्लिनिक से करवाया था, राइट। और ऐसा नहीं है कि जो लोग पुणे से हैं तो पुणे में वो अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन पुणे के हेयरमेट क्लिनिक से नहीं करवा सकते। अगर वो वहां से करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली करवाइए, रिजल्ट सेम है। दिल्ली, पुणे हेयरमेट की जितनी भी ब्रांचेस है सब जगह सेम रिजल्ट्स हैं। सो रिजल्ट में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, अपने अपना कन्वीनियंस देखिए, जो जिसके
अगर किसी को पुणे का हेयर मिट पास पड़ता है तो डेफिनेटली आप वहाँ से करवाइए। जिसको दिल्ली ज़्यादा पास पड़ता है तो वो वहाँ से करवाइए, और जिसको ट्रैवल का इश्यू नहीं है तो वो कहीं से भी करवा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जीके गेमिंग नाम से एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट प्राइस क्या चल रहा है क्लिनिक में जहाँ से आपने करवाया था। तो वही प्राइस अभी चल रहा है 20 to 25 रुपीज़ पर ग्राफ के अराउंड ही प्राइस चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि आप अपना एक रिजल्ट सनलाइट पे दिखाइए। तो डेफिनेटली जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा रिजल्ट सनलाइट पे होगा। और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन था कि क्या सनलाइट पे और वैसे रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क दिखता है। तो मैं जनरली बोलूँ, देख के कोई फर्क नहीं बता सकता। अगर मेरे को कोई सनलाइट में भी देखे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं बता पाएगा। रिजल्ट मेरा उतना ही नेचुरल सनलाइट में भी लगता है जितना एक रूम में या कहीं भी कैसी भी प्लेस में लगे, तो सनलाइट में भी मेरा सेम रिजल्ट दिखता है। अगला क्वेश्चन है IAS फैन क्लब नाम से, आपका हेयर फॉल रुक गया था तब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया या कंटिन्यू जब हेयर फॉल था? तो मैं बता दूं, मेरा हेयर फॉल उस टाइम पे कंटिन्यू था, राइट। और मैंने उस टाइम पे अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। इस चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन से कोई लेना देना नहीं है कि हेयर फॉल कंटिन्यू है तो हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते, या हेयर फॉल रुका हुआ है तो तभी हम ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है अनुज कुमार जी का कि जेनेटिक हेयर लॉस हो तो क्या ट्रांसप्लांटेड बाल गिर जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाल आपके नहीं गिरेंगे। सो उस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जितना हो सके मैंने उतने क्वेश्चन कवर करे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में, जो भी अगली Q&A की वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूंगा। और कई लोग कहते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टा ID नीचे दी गई है, तो आप लोग वहाँ पर जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।